माँ, तुम्हें लिली से अच्छी बहू कहीं नहीं मिलेगी। विपिन झुंझुलाया। तुम समझते क्यों नहीं हूँ? मैं लिली को नहीं छोड़ सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, फोड़ ले अपनी किस्मत। बंद कर दे अपने भाग्य के दरवाजे। करोड़ों की जायदाद छोड़ दे। बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस और इतना बड़ा लगा लगाया बिजनेस जो तुझे मिलने वाला है, उसे भी छोड़ दे। ना कर दे इस रिश्ते को, और हमें भी छोड़ दे। सुशीला जी की आवाज़ में तेजी आ गई। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया सोच लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं हुई है। सुशीला जी झटके से उठ खड़ी हुई। माँ! विपिन ने बेचारगी से माँ का हाथ थाम लिया। सुशीला जी ठिठक गई। उन्होंने एक नज़र अपने लाडले बेटे की ओर देखा और फिर उसका सिर सहलाते हुए ममता भरे शब्दों में बोली, मैं जानती हूँ तो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ेगा। और फिर ऐसा है ही क्या उस लड़की में जो तू। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस लड़की से तेरी शादी करा के हम अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? ये सोचा है तूने? माँ, लिली को सिर्फ मेरा ही सहारा है। मेरे सिवा उसका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। विपिन माँ को कुर्सी पर वापस बैठाते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, बेटा, तू सिर्फ एक नज़र छाया को देख ले। तेरे सिर से लिली का भूत उतर जाएगा। रही सहारा देने की बात, तो ऐसा कर, तू हर महीने उसे कुछ रुपए भिजा दिया करना। छाया से तेरी शादी के बाद हमारे पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। सुशीला जी बेटे को राजी करवाने पर तुली हुई थी। छाया का नाम लेने भर से उनकी आंखों में एक अनोखी चमक उभर आई थी। वैसे तो विपिन भी छाया की खूबसूरती से बेखबर नहीं था। अभी 6 महीने पहले ही एक बिजनेस इवेंट में छाया से उसकी मुलाकात हुई थी। वह अपने पिता के साथ इस बिजनेस मीट में आया हुआ था। छाया के पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और छाया उनकी इकलौती और बेहद खूबसूरत बेटी। एक पल को तो विपिन उसको देखकर ठगा सा रह गया था। उसकी सुंदरता की चकाचौंध में लड़खड़ा सा गया था। मगर अगले ही पल अपनी हैसियत और लिली के ख्याल ने उसे संभाल लिया। बिजनेस मीट और डिनर खत्म होते होते उसे महसूस होने लगा था कि यहाँ छाया के हुस्न के सभी दीवाने हो रहे थे, मगर उसकी शौख नज़रें बार बार विपिन पर ही आकर टिक रही थी। पार्टी में कई बार उसकी छाया से आंखें चार हुई। उसके तेज में उसने खुद को पिघलता हुआ महसूस किया। उस पार्टी में छाया ने उसके दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी, मगर उस दिन के बाद फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वह इस बात को लगभग भूल चुका था कि 6 महीने बाद अचानक विनोद जी के घर से उसके लिए छाया का रिश्ता आ गया। विनोद जी का अनेक शहरों में करोड़ों का कारोबार फैला हुआ था। मार्केट में वह बहुत बड़ा नाम थे। विपिन और उसके पिता का बिजनेस भी इसी क्षेत्र में था, मगर विनोद जी के मुकाबले तो अभी वह इस बिजनेस में घुटने घुटने चल रहा था। रमेश बाबू जब छाया का रिश्ता लेकर विपिन के घर आए तो उसके माता पिता मारे खुशी के जैसे बौरा ही गए, मानो बिल्ली के भाग से छीका टूटा। माँ तो बेटे की किस्मत पर बलिहारी जाती, बार बार उसकी नज़रें उतारती। यकीन ही नहीं होता कि शहर के इतने बड़े आदमी ने उनके विपिन को अपना दामाद के रूप में चुना है। विनोद जी का करोड़ों का कारोबार, इतना बड़ा नाम, इतनी शानो शौकत थी। छाया उनकी इकलौती लड़की थी, इसीलिए यह भी तय था कि विनोद जी की मृत्यु के बाद उनके करोड़ों के कारोबार का मालिक विपिन है। यह तमाम बातें सोच सोच कर विपिन के माता पिता बावले हुए जाते थे। विपिन के पिता ने तो रमेश बाबू को रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह दी थी। बेटे के प्रेम कलापों की जानकारी उन्हें नहीं थी। यह बात तो सिर्फ सुशीला जी जानती थी कि उनके लाडले पुत्र को प्रेम का बुखार लग गया है, मगर उन्हें विश्वास था कि दौलत की खुराक मिलते ही ये बुखार जल्दी उतर जाएगा। शायद इसी भावना के वशीभूत वो बेटे को समझाने और राजी करवाने पर तुली हुई थी। तू अच्छी तरह से सोच ले, तेरे पापा को पता चला कि तू उस लड़की से शादी की बात सोच रहा है तो नौबत मरने मारने की भी आ सकती है। तू तो जानता ही है अपने पापा का गुस्सा। सुशीला जी चिंतित सी होती हुई बोली। और फिर तू ही सोच, करोड़ों की बात है। लक्ष्मी किसी के दरवाजे पर बार बार तो दस्तक देती नहीं है। वो तो ठीक है माँ, मगर मैं लिली को क्या जवाब दूंगा? वह बड़ी असमंजस की स्थिति में था। दौलत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था।
सुशीला जी मन ही मन मुस्कुरा उठी। उनकी बातों का असर बेटे पर दिखाई देने लगा था। तो उसकी चिंता मत कर, उसको जमाने की ऊंच नीच उसके बिरादरी वाले समझा देंगे। बस अब तू उससे मिलना जुलना बंद कर दे। सुशीला जी कहते कहते उठ खड़ी हुई। विपिन बैठा बैठा सोचता रहा कि कल वह लिली को क्या बोलेगा, आगे ना मिलने का क्या बहाना बनाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक और लिली थी और दूसरी ओर करोड़ों का साम्राज्य, उसके माँ बाप की ख्वाहिशें, छाया की खूबसूरती, जो अब उसे लिली के प्यार से ज़्यादा अनमोल नजर आ रही थी। लिली एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सरल लड़की, उसके मासूम मगर खूबसूरत चेहरे पर दो बड़ी बड़ी सम्मोहित कर देने वाली आंखें, उसकी मधुर कोमल और झंकृत आवाज, जैसे वीणा के स्वर बज उठे हों। विपिन से पहली बार उसकी मुलाकात सचिन भाई के स्टूडियो में हुई थी। सचिन भाई विपिन के दोस्तों में से थे। उस रोज लिली स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। जब विपिन भी किसी काम से सचिन भाई से मिलने पहुंचा था, स्टूडियो के शीशे के पार मिक्सिंग रूम में बैठकर विपिन ने जब लिली को गाते हुए सुना तो उसका दीवाना हो गया। गीत स्वयं लिली का लिखा हुआ था। वह बड़ी देर तक स्टूडियो में बैठा उसके गीत के बोलों और उसकी आवाज़ों के माधुर्य में खोया रहा। कितनी वेदना थी उसके गीत में। और अचानक ही लिली के साथ उसकी ज़िंदगी एक अनजाने सफ़र पर चल पड़ी, जिसकी मंजिल का पता दूर दूर तक नहीं था। लिली अपनी आवाज़ के सहारे अपनी अपंग विधवा माँ और छोटे भाई का पेट पाल रही थी। उसकी ज़िंदगी एक सीधे सपाट रास्ते पर रेंग रही थी कि विपिन ने अचानक उसमें प्रवेश कर चारों ओर फूल ही फूल खिला दिए। पहले प्यार का स्पर्श लिली ने दिल की गहराइयों से महसूस किया था। विपिन जैसे खूबसूरत नौजवान का प्यार ठुकरा पाना उसकी बस में नहीं था। उसकी माँ ने उसे जात बिरादरी की बहुत ऊंच नीच समझाई, मगर सब बेकार। बेटी की कमाई ना खा रही होती तो उन दोनों के ताल्लुकात पर शायद जमीन आसमान एक कर देती, उसका स्टूडियो जाना बंद करवा देती। मगर लाचार थी पैसे से भी और अपने पैरों से भी। बेटा भी उसका अभी काफ़ी छोटा था और अभी पढ़ रहा था। पिता 5 साल पहले 4 साल की सुजान और 14 साल की लिली को छोड़कर हमेशा के लिए चल बसे। 2 कमरों के एक छोटे से घर के अलावा और कोई धन दौलत नहीं थी। पिता जिस प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर टीचर थे, उसी में लिली फ्री में पढ़ रही थी। पिता के मरने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हाँ, उसका गला बेहद सुरीला था, तो स्कूल टाइम से ही कभी रेडियो तो कभी टीवी के छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते रहते थे। इसी से घर का खर्च और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च निकल रहा था। शाम के वक्त वह ट्यूशन क्लास चलाती थी। विपिन से मुलाकात के बाद लिली की ज़िंदगी को जैसे खुशियों की संजीवनी ही मिल गई थी। वह हर वक्त फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसका सौंदर्य भी निखर आया था। माँ ने भी अब उसे समझाना छोड़ दिया था। उनके मुंह से तो सदा यही निकलता, जाने क्या लिखा है इसकी तकदीर में। हालांकि विपिन को वह भी पसंद करती थी। खूबसूरत, जवान, पढ़ा लिखा और बहुत बड़े व्यापारी का न सही, मगर था तो व्यापारी का ही बेटा। पैसे की कमी भी नहीं थी। अगर कहीं वह अपने ही बिरादरी का होता तो लिली की माँ तो ऐसे रिश्तों पर वारी वारी जाती। ऐसा दामाद तो उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। मगर अफसोस ऐसा ना था। फिर भी उन्होंने लिली की खुशियों के आगे हथियार डाल दिए थे। हर वक्त गंभीर और उदास रहने वाली उनकी बेटी, जिसने अपनी जवानी की चुहलों को दरकिनार करके घर का खर्चा बखूबी संभाला हुआ था, आज विपिन के साथ हंसती खिलखिलाती कितनी अच्छी लगती थी। उसके मुखड़े पर निखार आ गया था, जैसे गुलाब के फूल पर पड़ी हुई गर्द सावन की हल्की सी फुहार से धुल गई हो। विपिन न केवल उस सूने घर आंगन में हंसी मजाक का तूफान खड़ा कर देता था, बल्कि समय कुसमय उनकी आर्थिक मदद भी करता रहता था। और यही वजह थी कि माँ के मुंह पर ताले पड़े गए थे और लिली विपिन को अपना मसीहा मान बैठी थी। अचानक दरवाजे की दस्तक ने लिली को चौंका दिया। वह पलंग पर बैठी एक गीत लिखने में मशगूल थी। दरवाजे पर विपिन के होने के ख्याल से उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। वह लगभग भागती हुई दरवाजे तक पहुंची
कुंडी खोली तो उसके चेहरे पर खुशियों के हजारों रंग बिखर गए। सामने उसका विपिन खड़ा था। वो उससे लगभग लिपटते हुए बोली, आज जल्दी कैसे आ गए? कुछ काम था, छोटा सा जवाब देकर विपिन तख्त की ओर बढ़ गया। माँ नहीं है? उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई। नहीं, सुजान के साथ वैद्य जी के पास गई हैं मालिश का तेल लेने। लिली ने उसे प्यार से देखते हुए कहा और उसकी बगल में बैठ गई। लिली, मैं बिजनेस के काम से कुछ 2-3 महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2-3 महीनों के लिए? क्यों? कहाँ? लिली ने बेचैनी से पूछा। कोलकाता, विपिन ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पापा चाहते हैं कि वहाँ हमारा एक नया शोरूम खुल जाए। वो अब बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए मेरा जाना जरूरी है। अच्छा, कब तक वापस आओगे? लिली ने उदास होते हुए पूछा। कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, विपिन ने जवाब दिया। मैं यहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? लिली परेशान हो गई। अरे यार, समय जाती देर नहीं लगती। फिर ये भी तो सोचो, अगर कोलकाता में हमारा बिजनेस सेट हो गया तो हमें कितना फ़ायदा होगा। फिर पापा भी मुझसे खुश हो जाएंगे। क्या तुम यह नहीं चाहती? विपिन प्यार से उसका चेहरा अपनी हथेलियों के बीच लेते हुए बोला। वो तो ठीक है, मगर लिली की आंखों में आंसू आ गए। देखो लिली, बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरी वजह से पापा का बिजनेस बढ़ता है तो मेरे ऊपर उनका भरोसा बढ़ेगा। वो मेरी बात मानेंगे और तब हम दोनों की शादी के लिए मैं उनको आसानी से मना भी सकता हूँ। वरना, विपिन ने उसे फुसलाने की कोशिश की। लिली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विपिन से एक दिन की दूरी भी उसे बर्दाश्त नहीं थी और वह 3 महीने के लिए दूर जाने की बात कर रहा था। मैं कुछ कहते कहते लिली के होठ थरथराने लगे। शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। विपिन उठ खड़ा हुआ। उसे डर था कि लिली के आंसुओं के सामने वह अपने झूठ को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। मैं अभी चलता हूँ, पैकिंग वगैरह भी करनी है। अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लिली अपने आंसुओं को समेटती उसके पीछे उठ खड़ी हुई। देखो, तुम खुद कोई फ़ोन मत करना, वहाँ मैं काफ़ी बिजी रहूँगा। मैं ही टाइम मिलने पर तुम्हारे स्टूडियो फ़ोन कर लिया करूँगा, ठीक है ना? विपिन ने पलट कर कहा। हाँ, लिली ने सिर हिलाया। विपिन चला गया, मगर आज जाते वक्त ना तो उसने लिली के माथे पर अपनी प्यार की मुहर लगाई थी, ना ही उसे मुड़कर देखा था। वह तो जैसे उसकी निगाहों की पकड़ से जल्द ही बहुत दूर हो जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने पलटकर देखा तो वहीं जकड़ जाएगा, उसके पैर उसका साथ नहीं देंगे। वह अपने पीछे आंसुओं में डूबी लिली को छोड़कर तेज तेज कदमों से बढ़ता चला गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। 3 हफ्ते गुजर गए। इस बीच सिर्फ 2 बार ही विपिन का फ़ोन आया था। औपचारिक सी बातचीत हो ही पाई थी। हालचाल पूछने, काम अच्छा चलने की खबर और अपना ख्याल रखने की नसीहतों के साथ ही फ़ोन कट गया था। लिली ने पूछा भी था कि कब तक लौटेगा। अभी कुछ कह नहीं सकता, समय लगेगा, विपिन ने गोलमोल सा जवाब दिया। लिली मुरझाने लगी थी। इसी आशा के साथ वह रोजाना स्टूडियो जाती थी कि ना जाने किस दिन विपिन का फ़ोन आ जाए। रिकॉर्डिंग या रिहर्सल नहीं भी होती, तब भी वह वहाँ जाकर घंटों बैठी रहती थी। 2 महीने बीत चुके थे। इधर सचिन भाई ने लिली को कई गीत लिखने के लिए कहे थे। उसकी आवाज़ भी मार्केट में ठीक बिजनेस दे रही थी। अक्सर ही किसी न किसी रेडियो विज्ञापन की रिकॉर्डिंग होती रहती थी। काफ़ी समय बीत चुका था, विपिन का फ़ोन आए। बीते 2 हफ्तों से उसका फ़ोन नहीं आया था। कोलकाता का फ़ोन नंबर लिली के पास नहीं था, वरना वह खुद ही बात कर लेती। विपिन ने फ़ोन नंबर दिया ही नहीं, बोला कि स्टूडियो के लैंडलाइन पर मैं खुद ही फ़ोन करूँगा। शायद काम ज़्यादा बढ़ गया हो, लिली सोचती। कई बार सोचा कि उसके घर पर फ़ोन करके पता करे, मगर विपिन की हिदायत याद आ जाती। घर पर फ़ोन मत करना, और वह दिल महसूस कर रह जाती। पता नहीं वो कैसा होगा। लिली स्टूडियो में बैठी अपनी ख्यालों में गुम थी। अचानक एक गाने की रिकॉर्डिंग फिर से होगी। सचिन भाई ने अंदर प्रवेश करते हुए उससे कहा,
वह चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो लिली? उन्होंने स्नेहिल स्वरों में पूछा। जी कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे। लिली उनकी तरफ देखने लगी। हाँ, वो पिछले महीनों जो धुन तैयार किया था ना, उसकी धुन थोड़ी बदलनी है। वो फिर से रिकॉर्ड करना होगा। मास्टर जी को भी बुलाया है, आता ही होंगे। सचिन भाई ने संगीतकार के बारे में बताया। तुम्हारे पास तो लिखा होगा ना वो गाना? उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि लिली पर डाली। जी लिखा तो है, मगर वह डायरी तो घर पर पड़ी है। घर पर? अच्छा, तुम यहाँ किसी डायरी में देखो, कहीं ना कहीं लिखा रहा होगा। लिली मेज पर रखी डायरियों के पन्ने पलट कर देखने लगी। तभी एक कार्ड जमीन पर गिरा। लिली ने झुककर उसे उठाया। मेज पर डालने ही वाली थी कि उस पर विपिन का नाम पढ़ते ही चौंक पड़ी। उसने जल्दी से कार्ड खोला। विपिन वेड्स छाया। पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार्ड पर विपिन के घर का पता लिखा था और शादी की तारीख पिछले महीने की थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खड़ा न रहा गया। वह धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे सारे जिस्म की ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। न जाने कितने देर तक वह सन्नाटे में बैठी रही। एकाएक दरवाजा खुला। लिली, गाना मिल गया क्या? पूछते हुए सचिन भाई अंदर आए तो लिली की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। लिली! वह उसकी ओर बढ़े और उसके कपकपाते हाथों में विपिन की शादी का कार्ड देखकर पलक झपकते ही वह सब कुछ समझ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहें। विपिन ने उन्हें लिली को कुछ ना बताने की कसम दी थी। उन्हें स्वयं विपिन की यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी थी, मगर वह कुछ भी नहीं कर पाए। विपिन ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उन्हें अपनी मजबूरी की कुछ इस ढंग से समझा दी थी कि वह खामोश होकर रह गए थे। उसका कार्ड लेकर उन्होंने चुपचाप अपनी दराज में रखी एक पुरानी डायरी में डाल दिया था और आज लिली के हाथ वह कार्ड लग गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह लिली को किस तरह सांत्वना दें। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह सुनी सुनी नज़रों से सचिन भाई को ताक रही थी। सचिन भाई ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके कंधों पर टिका दिया। लिली, मैं तुम्हें सब कुछ, वह हकलाते हुए बोले। और बस लिली फट पड़ी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सचिन भाई बौखला उठे। लिली, अपने आप को संभालो लिली, वह बौखलाए हुए स्वरों में बोले। आपने मुझे बताया क्यों नहीं सचिन भाई? उसने बुरी तरह रोते हुए पूछा। आपको तो मैं अपने बड़े भाई की जगह समझती थी, मगर मगर आपने भी, आपको सब कुछ पता था, है ना? वह फपक रही थी। लिली! उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की। लिली, तुम नहीं जानती, मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की, मगर उस पर तो दौलत का नशा सवार था। अगर उसे तुम्हारी प्यार की ज़रा भी कद्र होती तो वह यह काम हरगिज़ नहीं करता। वह तो सिर्फ तुमसे अपना दिल बहला रहा था, व्यापार कर रहा था, प्यार का व्यापार। सचिन भाई की आवाज़ कर्कश हो गई। सचिन भाई, देखो लिली, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। सचिन भाई ने समझाने की कोशिश की। कैसे भूल जाऊं सचिन भाई? लिली रोते हुए लगभग चीखने के अंदाज में बोली। कितना आसान है आपके लिए यह बात कह देना, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? आप ही बताइए, कैसे भूल जाऊं? लिली की हालत पागलों जैसी हो गई। सचिन भाई निरुत्तर हो गए। वह आगे बढ़े और मेज पर रखे गिलास में पानी उड़ेलकर उसकी ओर बढ़ाया। लिली ने कपकपाते हाथों से गिलास लेकर अपने होठों से लगा लिया, मगर अभी भी वह बुरी तरह सिसक रही थी। उसके प्रेम की बगिया को उसका ही माली उजाड़ गया था। गिलास वापस मेज पर रखकर वह आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। लिली! सचिन भाई ने उसे टोका। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं, रिकॉर्डिंग कल करेंगे। वह उसके साथ दरवाजे की ओर बढ़े। उन्हें डर था कि दुख के आवेश में कहीं वह कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नहीं सचिन भाई, लिली ने उन्हें रोक दिया। मैं अकेली जाऊंगी, रिकॉर्डिंग कल की रख लीजिए, कहकर वह तेजी के साथ दरवाजे से निकल गई। उसके दिलो दिमाग में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका विपिन उसके साथ ऐसा कर सकता है। टैक्सी लेकर वह सीधे उसके घर की ओर चल दी। विपिन के दरवाजे पर पहुंचकर लिली ने धड़कते दिल से कॉल बेल पर उंगली रखी। थोड़ी देर में एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। जी मैम साहब।
उसने लिली को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। मुझे विपिन से मिलना है, लिली ने जवाब दिया। जी वो तो अपनी नई वाली कोठी में है, नौकर ने कहा। नई वाली कोठी में? लिली ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम वहाँ का पता बता सकती हो? जी हाँ, राजीव रोड पर 3 नंबर की सफ़ेद रंग की कोठी है, वह बोला। ठीक है, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह पलट पड़ी। टैक्सी वाले को उसने राजीव रोड चलने के लिए कहा। राजीव रोड पर स्थित 3 नंबर की कोठी बहुत ही शानदार थी। गेट पर खड़े गार्ड ने जब लिली को गेट की तरफ जाते देखा तो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। किससे मिलना है मेम साहब? उसने पूछा। क्या विपिन यहीं रहते हैं? लिली ने हिचकिचाते हुए पूछा। जी हाँ, विपिन साहब का ही बंगला है, उसने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया। मुझे उनसे मिलना है, लिली ने कहा। आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचाए देता हूँ। नहीं, कार्ड तो नहीं है। तुम उनको बता दो कि लिली मिलना चाहती है, वह समझ जाएंगे, लिली ने गार्ड से कहा। जी आप यहीं ठहरे, मैं अंदर पूछता हूँ, कहकर गार्ड अंदर की तरफ चला गया। लिली बेचैनी से गेट के पास ही उधर उधर टहलने लगी। उसके ऊपर हर लम्हा जैसे भारी होता जा रहा था। आंखों में बार बार आंसू उमड़ रहे थे। जो कुछ हो चुका था उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए असंभव हो रहा था। काश कि यह मेरा विपिन ना हो। वह अपने मन को फरेब देने लगी। चंद मिनटों के बाद उसने दूर से गार्ड को अपनी तरफ आते देखा। आइए, साहब ने ड्राइंग रूम में बैठने को बोला है। वह गेट खोलकर लिली को साथ लिए अंदर की ओर चल दिया। लिली बोझिल कदमों से अंदर की ओर बढ़ रही थी। प्रवेश करते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ड्राइंग रूम खाली था। कमरे का जायजा लेते हुए उसकी नज़रें दीवार पर टंग गई, जहाँ विपिन और उसकी पत्नी की शादी की बड़ी सी तस्वीर एक सुंदर से फ्रेम में जड़ी टंगी हुई थी। उसकी नज़रें उस तस्वीर पर चिपक कर रह गई। यस! अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह झटके से पलटी। सामने विपिन खड़ा था। विपिन, उसका अपना विपिन। लिली उसे एकटक देखती रह गई। मुंह से कोई बोल नहीं फूटा और दिल उसने तो धड़कना जैसे बंद ही कर दिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? खामोशी तोड़ते हुए विपिन ने पूछा। विपिन, मैं लिली हूँ। वह उसके अजीबपन से घबरा उठी। जानता हूँ, लेकिन कैसे आना हुआ? बेरुखी की स्पष्ट झलक उसके चेहरे पर प्रकट हो रही थी। लिली सख्ते की हालत में थी। उसको विपिन से ऐसे व्यवहार की कतई कोई उम्मीद नहीं थी। विपिन, क्या तुमने शादी? उसने हकलाते हुए विपिन से पूछना चाहा। देखो लिली, अब तुम यहाँ तक पहुँची हो तो तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह पता होगी। वह बड़ी ढिठाई से बोला। तो क्या? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह सिर्फ एक खेल था? लिली की सांसें लौटने लगी। देखो लिली, प्यार और शादी में बड़ा फ़र्क होता है। शादी के मामले में परिवार, बिरादरी और स्टेटस हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। वह समझाने के अंदाज में बोला। तुमने प्यार करते वक्त इन बातों को क्यों नहीं सोचा था विपिन? तुम मुझसे झूठ बोल कर गए। तुमने मुझे धोखे में रखा। लिली उखड़ने लगी। देखो, अब जो हुआ उसे ख़त्म करो। हमारी तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी लिली। मैं अपने परिवार वालों की मर्जी के बाहर नहीं जा सकता था। शादी ब्याह हमेशा बराबर वालों में ही होता है। रही बात प्यार की, तो मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम्हें जितनी भी आर्थिक मदद की ज़रूरत हो मुझसे कह सकती हो। विपिन सौदा करने लगा। विपिन! लिली की चीख कमरे में गूंज गई। लिली, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारे प्यार से अपना दिल बहलाया था तो मैं उसकी पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। विपिन सोफे पर फैल गया। मुझे नहीं मालूम था विपिन कि दौलत का नशा आदमी को इतना नीचे गिरा सकता है। उसकी आंखें भर आई। अगर प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ दिल बहलाने की चीज़ है तो आज के बाद इस बात को मैं हमेशा याद रखूँगी। आंखों में भरे हुए मोती उसके गालों पर लुढ़क आए थे। ज़्यादा कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द न बचे। उसने तेजी से आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलो, बला टली। विपिन ने राहत की ठंडी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतनी आसानी से निपट जाएगा,
लिली की जगह कोई और लड़की होती तो शायद चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लेती, पुलिस में जाने की धमकी देती। मगर ये तो बस थोड़ी सी आंसू बहाकर ही चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त छाया घर पर नहीं थी, क्लब गई हुई थी, वरना स्थिति संभलनी मुश्किल हो जाती। खैर चलो, खामोशी से मामला खत्म हो गया। विपिन को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि यह सन्नाटा उसकी जिंदगी में आने वाले बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। शाम घिरने लगी थी। छाया अभी तक घर नहीं लौटी थी।